एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं में पहला पाठ जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसका मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी मैंने कल के वीडियो में आपको दी। हम आज पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल संसाधन पढ़ाया, वहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संसाधनों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसाधन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि बिना संसाधन के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य के जीवन के बारे में। जैसे कभी हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते कि हमारा जीवन इस तरह से बना रहे तो हमें संसाधनों को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता था कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है। कैसे मान चलते थे कि जो संसाधन है क्या है, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संसाधन देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा उपयोग किया गया है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया आपको संसाधन क्या है। जिन छात्रों को नहीं पता मैं बता देता हूँ आपको। संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारे जीवन यापन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो पेट्रोल भी क्या है, हमारा एक हमारे संसाधन का कार्य करेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन हमने क्या किया, इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, जिस कारण से आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहला क्या है कि कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास। यानी कि मनुष्य जो लालची प्रवृत्ति का प्राणी है, इसने इसका इतना ज़्यादा उपयोग किया कि आज संसाधनों का ह्रास मतलब उनमें कमी आने लगी है। दूसरी समस्या क्या है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। क्योंकि जब संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया तो संसाधन में कमी आई, जिस कारण से संसाधन आज समाज के कुछ लोगों में ही रह गया है, जिस कारण से हमारा समाज दो वर्गों में बंट गया, अमीर और गरीब। यानी कुछ के पास संसाधन है, यानी जिसके पास पर्याप्त पैसे हैं उनके पास संसाधन की उपलब्धता है, लेकिन बेचारे जो गरीब हैं उनके पास संसाधन की आज कमी हो गई है। फिर एक और हमारी समस्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी कि संसाधनों का इतना ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग किया गया जिस कारण से देशव्यापी विश्वव्यापी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या भूमंडलीय तापन, यानी भूमि का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। और ओजोन परत अपक्षय, जो ओजोन परत है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वो भी नष्ट हो रही है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण तो आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में हमने संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करके, जंगलों की कटाई करके पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दे दिया है। भूमि निम्नीकरण है ना, भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है। ऐसे ही जो लगातार संसाधनों का अधिक प्रयोग होता रहा तो आने वाले समय में हम मनुष्य जीवन की कल्पना कर भी पाना संभव नहीं होगा। फिर आगे हमारा आता है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है।
अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता बनी रहे और विश्व शांति बनी रहे, तो संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। क्योंकि अगर संसाधनों का हम इसी तरह से दोहन करते रहे, उसका उपयोग करते रहे, तो संसाधनों में कमी आएगी और संसाधनों के अभाव में एक देश क्या करेगा, दूसरे देश पे युद्ध करेगा। मान लीजिए अगर किसी देश में पानी की कमी हो जाए, पानी खत्म हो जाए, तो देश क्या करेगा, दूसरे देश से पानी लेगा, जिस कारण से युद्ध की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, सब देश शांति बनाए रखें, तो संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा करना होगा। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जो संसाधन है या कुछ व्यक्ति या कुछ देश अगर इसका ऐसे दोहन करते रहे, तो पृथ्वी जो है उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी अगर हम चाहते हैं कि सभी प्रकार के जीवन सुचारू रूप से चलते रहें, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, किसी प्रकार का जीवन हो, अगर सही ढंग से चाहते हैं, तो जो संसाधन हैं उनके उपयोग के लिए एक योजना को तैयार करना बहुत आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। हमारे सामने एक शब्द आया है सतत पोषणीय विकास। तो चलिए जान लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी जो हमने अभी आपको बताया कि सतत पोषणीय विकास मतलब इसका अर्थ है कि अगर जो भी हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करें, साथ ही साथ वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला समाज है, उसके लिए भी हमें संसाधनों को बचाना होगा। हम इतने स्वार्थी ना बन जाएं कि संसाधनों का अतिरिक्त दोहन कर लें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को संसाधन ही न बचे। ठीक है, तो सतत पोषणीय संसाधन का मतलब यही होता है कि जो भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है, वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी पर्यावरण तो आप सभी जानते हैं, तो पर्यावरण में किसी प्रकार नुकसान ना हो और विकास इस तरह से किया जाए कि भविष्य में जो आप लोग की संतानें आने वाली हैं, जो पीढ़ियां आने वाली हैं, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। इसी समस्या को देखते हुए 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जिसका नाम था रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। आपसे पूछ सकता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आपको बताना है जून 1992 में। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था कि जो पर्यावरण समस्या पैदा हो रही है, सामाजिक आर्थिक विकास, इसका हल ढूंढने के लिए इस आयोजन को किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब सबसे बड़ी बात आती है, एजेंडा 21 क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एजेंडा 21 क्या है या एजेंडा 21 को समझाइए। तो चलिए इसको देखते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था।
एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। मैंने अभी आपको बताया है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी सभी देश मिलके जो पर्यावरण में क्षति हो रही है, जो विश्व में गरीबी है और विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनसे निपटा जाए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थायी निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी हर देश में इसको तैयार करना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, चलिए इसको देखते हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी अगर हम चाहते हैं कि संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग हो, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग हो, तो नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, कोई भी चीज़ को प्लान करके करना। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि जो संसाधन की उपलब्धता है हर जगह भिन्न भिन्न तरीके से मिलती है। विविधता का मतलब है कहीं संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की क्या है, प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन हैं। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण देखते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। याद रखिएगा, कोयले और खनिज के प्रचुर भंडार कहाँ पे हैं? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला और खनिज पदार्थ हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता। अभी आपने देखा कि कहीं पर कोई संसाधन है कि कमी है, तो किस संसाधन की मात्रा अधिक है। कहीं पे सौर ऊर्जा है तो पानी नहीं है, पानी है तो सौर ऊर्जा नहीं है। यानी कि विभिन्न तरीके से जो संसाधन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कमी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा पे है। इसलिए चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे प्रांतीय स्तर हो, चाहे प्रादेशिक स्तर या फिर स्थानीय स्तर पे संसाधन को सही तरीके से प्रयोग करना जरूरी है। अब देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, तो उनकी पहचान करके तालिका बनाएं। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। दूसरा क्या है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, जिससे कि सही तरीके से योजनाएं तैयार की जा सकें। तीसरा क्या है, संसाधन
विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, यानी दोनों मिलजुल के कार्य करें जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। यानी कि जब हमें आज़ादी मिली है उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। आप सभी को पता है किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब उसके पास संसाधन की मात्रा उपलब्ध हो, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में धन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। अगर संसाधन उपलब्ध भी हैं लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाएं उपलब्ध नहीं है, यानी संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, तो विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन से समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, और इसके विरुद्ध कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। यानी संसाधनों के साथ साथ वहाँ पे प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को होना भी अत्यंत आवश्यक है जिससे उनका सही तरीके से उपयोग किया जा सके। ठीक है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।